चलिए, तो मैं क्या बता रहा था ब्लड क्लॉट कि ये ब्लड क्लॉट दो टाइप का होता है, एक होता है थ्रोम्बस क्लॉट और एक होता है एम्बोलस क्लॉट, ठीक है। और ये थ्रोम्बस क्लॉट क्या होता है, जैसे मैं ये बता रहा था कि जैसे मान लो कि कोई ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और वहां पे क्लॉट बनना शुरू हुआ, ठीक है, ठीक है, क्लॉट बनना शुरू हुआ, इसका प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा बहुत क्लॉट मान लो कि ब्लड वेसल्स में इधर उधर बन गया तो थोड़े बहुत क्लॉट बॉडी में डिजोल्व हो जाते हैं, बट अगर ये क्लॉट अननेसेसरी बन रहा है और वहां कट भी नहीं लगा और ये क्लॉट बनना शुरू हो गया और ये क्लॉट टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है, इंक्रीमेंट होता जा रहा है इसका, तो पता है क्या होता है इस केस में। अगर मान लो कि कोरोनरी आर्टरी है और कोरोनरी आर्टरी किसको जाता है, खुद हार्ट को जाता है, तो बता हार्ट क्या को। हार्ट के मसल्स को ही O2 सप्लाई रुक जाएगा और क्या ये हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। तो एक हो सकता है हार्ट अटैक। दूसरा क्या हो सकता है, यस ब्रेन सर। को जो जा रहा था आर्टरी, कौन सा आर्टरी रहता है ब्रेन को, कैरोटीड आर्टरी, और ब्रेन को क्या बोलते हैं, सिफेलिक बोलते हैं ना। तो मान लो ब्रेन में जो आर्टरी जा रहा था उसमें बन गया ये क्लॉट और वहां पे उसको ब्लॉक कर दिया, तो ब्रेन को पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगा और ब्रेन हो जाएगा पैरालाइज्ड, मतलब कि बॉडी हो जाएगा पैरालाइज्ड। क्यों हो जाएगा भाई, कि नर्वस सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, इंपल्स ही नहीं बन रहा, पर्टिकुलर ऑर्गन मसल्स को इंपल्स ही नहीं आ रहा है, ब्रेन से इंपल्स ही नहीं बन रहा है। इसको बोलते हैं सिफेलिक थ्रोम्बस क्लॉट और इसको बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बस क्लॉट, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, इसको बोलते हैं सिफेलिक थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस, ऐसा यस कर लो, थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो ये बात थ्रोम्बस, इससे ज्यादा खतरनाक होता है एम्बोलस। बॉडी में क्लॉट जहां बना अगर वही है, तो अगर मान लो बॉडी को मतलब कि पर्सन को प्रॉब्लम आया, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आया, पैरालिसिस का कोई सिम्टम दिखा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर एंजियोग्राफी कराया और एंजियोग्राफी में उसको पता चल गया कि जो है पर्टिकुलर जगह पे क्लॉट है, सर्जरी करके रिमूव कर देंगे, ठीक है। पहले टेबलेट खिलाएंगे, अगर हुआ तो ठीक है, इंजेक्शन देते हैं क्लॉट को डिजोल्व करने में, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो सर्जरी करके निकाल देंगे, चलो ठीक है, लास्ट ऑप्शन सर्जरी है, करके निकाल देंगे। लेकिन एम्बुलेंस क्लॉट में क्या करेंगे, एम्बुलेंस क्लॉट तो पूरी बॉडी में मूव करता है, एक जगह क्लॉट बना टूट टूट के पूरी बॉडी में जा रहा है, जहां जा रहा है वहीं क्लॉट बना रहा है, तो भाई कितनी जगह सर्जरी करोगे। और इंजाइम क्या या फिर इंजेक्शन अगर वो दे रहे हो, टैबलेट दे रहे हो, वो पूरे बॉडी के क्लॉट को कैसे डिजोल्व करे, तो ये वाला ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसका मूविंग नेचर है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेटलेट्स। अब मैं एक बात बताऊं आपको, अभी मैंने क्या बोला, जो ब्लड में नेचुरल ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता, क्यों नहीं होता बोलो, ब्लड में नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, क्या होता है, हिपेरिन, हिपेरिन। इससे क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक बात बता ना, जो ब्लड बैंक वाले सीसी में बोतल में भर भर के रखते हैं ब्लड, वहां पे वो हिपेरिन वर्क नहीं कर पाता है, आउट फ्रॉम द एनवायरमेंट, आउट फ्रॉम द बॉडी एनवायरमेंट। तो अगर वहां पे हिपेरिन वर्क नहीं कर पा रहा है तब तो सीसी में उस ब्लड को जम जाना चाहिए ना, सोचो, अब तो सीसी में यस उस सर। ब्लड को जम जाना चाहिए, नहीं जमता है, पता है क्यों, उसमें हम आर्टिफिशियल ब्लड एंटीकोगुलेंट मिला के रखते हैं, इसका नाम याद रखना। एक होता है सोडियम ऑक्जेलेटो, सोडियम साइट्रेट, ईडीटीए, ये तो बहुत फेमस है, ईडीटीए, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ईडीटीए इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ये ईडीटीए हो चाहे सोडियम साइट्रेट हो चाहे सोडियम ऑक्जेलेट हो, पता है इनका काम क्या है, काम वही है जो हेपेरिन करता है, क्या, ब्लड में से कैल्शियम को अपने पास होल्ड करके रखेगा, और ब्लड में से अपने पास अगर कैल्शियम को होल्ड करके रखेगा तो क्या ब्लड कभी भी कोगुलेट हो पाएगा, नहीं। अब आप बोलोगे सर अगर ये ब्लड दे देंगे डोनर को, किसी डोनर को जब ये ब्लड डोनेट करेंगे तब तो उस पर्सन को जब कट लगेगा तो ये केमिकल कभी भी ब्लड कोगुलेट नहीं होने देगा, यस और नो, ये कभी भी कोगुलेट नहीं होने देगा, तो ऐसा नहीं है, ब्लड चढ़ाने से पहले फिर उसमें एंटी कोगुलेंट मिला देते हैं, सॉरी फिर उसमें एंटी कोगुलेंट, यानी कि इन सबके एंटी, यानी इनके अगेंस्ट कोई दूसरा केमिकल मिला के इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और दूसरी बात कि जब वो पर्सन के अंदर ब्लड दे देंगे तो उस पर्सन के ब्लड का हिस्सा बन जाएगा, उस पर्सन का तत्काल काम चल जाएगा, लेकिन पर्सन का फिर नॉर्मल ब्लड प्रोडक्शन तो हो रहा है ना, और नॉर्मल ब्लड प्रोडक्शन में फिर नॉर्मल ब्लड सेल्स वगैरह बनेंगे, जब कल को क्लॉट लगेगा तो फिर वही एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बोकाइनेज बनेगा और तब वो इनएक्टिवेट करेगा हिपेरिन को, तो वो फिर नेचुरल हो जाएगा उसका बॉडी में, और ये डोनेट करने वक्त तत्कालिक उसको इसके एंटी केमिकल डाल देंगे, ठीक है। चलो आप बस इतना याद रख लेना कि ब्लड बैंक वगैरह में जो बोतल में रखते हैं ब्लड वगैरह, उसको जमने से बचाता है ये तीन केमिकल का नाम है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेटलेट्स। अब आप देख लो प्लेटलेट्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, यहाँ पे देखो लिखा है 2 से 3 मिनट, एक्चुअल में 2 से 3 मिनट जो ब्लीडिंग हुआ एक्चुअल में तब तक क्या बन रहा था, प्लेटलेट प्लग,
तो ये प्लेटलेट प्लग बनने का समय। फिर क्लॉटिंग टाइम मैंने लिखा 2 से 8 मिनट, जो अगले 6 मिनट तक जो मामला चल रहा है, तो वो चल रहा है क्या चीज का, क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो मैंने बताया, ठीक है। फिर कभी कभी ब्लड में बिना कट लगे बन जाता है क्लॉट, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस, बिना कट कट लगे बन गया क्लॉट, ठीक है, थ्रोम्बोसिस। और वो क्लॉट 2 टाइप का होता है, थ्रोम्बस और एम्बोलस, ठीक है। बाकी ये सारा बात पढ़ाई दिया मैंने, विटामिन के, और फिर उसके बाद आयरन कैल्शियम +2 रिक्वायर्ड है, ये मैकेनिज्म पढ़ाई दिया, ठीक है। ये जो रिएक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग का, वो कैस्केड मैनर में होता है, सारे क्लॉटिंग फैक्टर 1 बाय 1 एक्टिवेट होते हैं। और ये जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बताया था ना, कैस्केड मैनर में एक्टिवेट होता है, वैसे ये भी कैस्केड मैनर में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटलेट्स। तो पूरी प्लेटलेट्स में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ अभिषेक। नो सर। सृष्टि। नो सर। तो ये रहा। अब देखो, अब आप देखो, आप खुद सोचो कि आपने अभी जो कुछ भी पढ़ा, जितना इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उतना इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ा, ठीक है, कि प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, आपको यही पता होता है। आमतौर पे एक एवरेज डॉक्टर को भी यही पता है कि ब्लड क्लॉटिंग में रोल है, तो अगर ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम है तो देयर मे बी प्रॉब्लम इन द प्लेटलेट काउंट और प्लेटलेट्स फंक्शंस। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, प्लेटलेट्स का भयंकर रोल है इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स में। क्या रोल है, मैंने आपको पहले भी बोला, ये सब चीज बहुत जल्द आपके सामने आएगा, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि प्लेटलेट्स मैक्रोफेजेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, करता है मतलब, लेकिन मैकेनिज्म नहीं पता है, रिसर्च जारी है। और फिर किन्हीं का कहना है कि जो इंटरल्यूकिन सक्रीट होते हैं, इंटरल्यूकिन सक्रीशंस में भी प्लेटलेट का रोल है। तो ये सब चीज रिसर्च का पार्ट है, रिसर्च गोइंग ऑन है, इनफैक्ट हमारी यूनिवर्सिटी में ही गोइंग ऑन है, मैंने बताया भी आपको। जब चीज सामने आएगा, जब, तो आपको भी पता चल ही जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। आप तो अभी बस इतना ही जानो कि प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प, सिंपल सी बात, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड ग्रुप। नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ा चुका हूँ, जेनेटिक्स में पढ़ा चुका हूँ, इवन थोड़ा बहुत ही काफी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है आरबीसी पर मौजूद एंटीजन से। 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, ए और बी एंटीजन, ठीक है। अगर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है बी ब्लड ग्रुप, अगर कोई एंटीजन नहीं है ओ ब्लड ग्रुप, अगर दोनों एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप। पहले बता चुका हूँ। जो एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे है, उसको छोड़ के, उसके अलावा जो एंटीजन नहीं है, उसके खिलाफ ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है। अब आप एंटीबॉडी भी सीख चुके हैं, कैसे बनता है ब्लड प्लाज्मा में, कैसे आता है, आप पढ़ चुके हैं इम्यून सिस्टम। तो ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है। जैसे मान लो ए ब्लड ग्रुप वाला है तो उसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होगा, बी ब्लड ग्रुप वाला है तो उसके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी होगा। अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाला है, मतलब उसके आरबीसी के साथ दोनों एंटीजन, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगा ही नहीं। और अगर मान लो कि ओ ब्लड ग्रुप वाला, मतलब उसके आरबीसी के साथ कोई एंटीजन नहीं है, तो उसके प्लाज्मा में दोनों ही एंटीबॉडी होगा, ए और बी। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने कहा था कि आरबीसी के साथ एक और एंटीजन होता है, आरएच एंटीजन, याद है किसी को, आरएच एंटीजन। और फिर मैंने यस कहा था सर। आरएच एंटीजन का भी जीन होता है, और यस। आरएच एंटीजन जो है उससे बनता है, ठीक है। अच्छा, ये ए और बी एंटीजन का बनने वाला जीन वगैरह के बारे में पूरा बात कर चुके हैं, किस क्रोमोसोम पर होता है, उसका जीनोटिपिक, जीनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप क्या होगा, सब कुछ हम जेनेटिक्स में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। फिर उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैंने कहा था सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है तो क्या होना चाहिए, बताओ। रेसिपिएंट का एंटीबॉडी और डोनर का एंटीजन आरबीसी का एंटीजन। मैच नहीं करना चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए। तो अगर कभी होता है रॉन्ग ब्लड ट्रांसमिशन हुआ, इसका मतलब वो मैच कर गया है, तो क्या होगा, रेसिपिएंट का एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में है, और डोनर के जो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन है, उसको पूरी तरीके से किल कर देगा। फिर मैंने इस ब्लड ट्रांसमिशन के बेसिस पे एक लंबा सा टेबल बताया था, अगर आपको याद हो। और ये टेबल मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, और मैंने एक एक करके आपको बताया था कि कौन किसको दे सकता है, किसको नहीं दे सकता है। और उम्मीद करते हैं कि आपने इस टेबल को खुद से कोशिश भी किया होगा घर पे दोबारा बनाने का। तो आप ये सब चीजें, ये टेबल में ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप ये सब चीजें घर पे दोबारा से एक बार खुद से देख लेना, कोई डाउट अगर तो पूछ लेना। नाउ आरएच फैक्टर के बारे में भी मैंने बोला आपसे, मैं बात कर चुका हूँ आरएच फैक्टर के बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये आरएच फैक्टर कहाँ होता है, ऑन द सरफेस ऑफ, मतलब ऑन आरबीसी सरफेस अदर एंटीजन, आरएच एंटीजन आल्सो प्रेजेंट। अच्छा, अगर आरएच एंटीजन है तो आरएच पॉजिटिव कहते हैं, अगर नहीं है तो आरएच नेगेटिव कहते हैं। इसी बेसिस पे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव होता है, समझ रहे हो क्या, ये आरएच के बेसिस पे, क्योंकि इससे हम ब्लड ग्रुप डिसाइड नहीं करते हैं, हम पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब बताओ, कोई पर्सन अगर आरएच पॉजिटिव है तो उसके बॉडी में आरएच एंटीजन होगा, यस और नो,
अगर कोई आरएच पॉजिटिव sir. आरएच एंटीजन होगा, लेकिन Yes, क्या sir. उसके प्लाज्मा पे फिर आरएच एंटीबॉडी होगा? नहीं, क्योंकि वो आरएच एंटीजन को No, अपना sir. मानता है, सेल्फ मानता है, उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी अगर नहीं होगा। अगर कोई पर्सन आरएच निगेटिव है तो क्या उसके आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन होगा? नहीं। अगर आरएच No, एंटीजन sir. नहीं है, अभी बताओ उसके बॉडी के सरफेस, रखो 1 मिनट, 1 मिनट को, हाँ ले लो ले लो, उसको थोड़ा अंदर कर दो, साइड साइड, यहाँ, थैंक यू। हाँ, तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर कोई पर्सन आरएच निगेटिव है तो निगेटिव वाले में आरएच एंटीजन नहीं होगा। इसमें तो बच्चों को डाउट नहीं आता है। इन बच्चों को डाउट आता है, सर अगर वो आरएच निगेटिव है तो उसके बॉडी में आरएच एंटीबॉडी तो होना चाहिए, समझ रहे हो? अरे उसके Yes. बॉडी में आरएच एंटीबॉडी तो होना चाहिए, नहीं होता है। और क्यों नहीं होता अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा क्यों नहीं होता। एक बात समझो, ये सब चीज वैसे हायर कंसेप्ट है, आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे। फिर तो आप ऐसे बोलोगे सर, अगर चलो मैं पहले इसका कंसेप्ट बताता हूँ। इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट ये है कि आपके बॉडी में अगर आरएच एंटीजन नहीं है तो आपको आज तक ये नहीं पता है कि आप आरएच एंटीजन क्या होता है, ठीक है? तो आपके बॉडी में आरएच एंटीजन भी नहीं है आरबीसी के सरफेस पे, लेकिन आपके बॉडी में आज तक कभी कोई दूसरा ब्लड भी नहीं आया है जिसपे आरएच एंटीजन हो और आपका बॉडी उसको एज ए नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करे। तो जब तक आरएच एंटीजन एज ए नॉन सेल्फ नहीं आया है दूसरे पर्सन से, तो क्या आपका इम्यून सिस्टम कभी एक्टिवेट हुआ होगा आरएच एंटीजन के अगेंस्ट? बोलो। No, sir. नहीं। और No, जब तक sir. एक्टिवेट ही नहीं हुआ है तो क्या आरएच एंटीबॉडी बना होगा? नहीं, No, sir. नहीं बना होगा ना, No, sir. आरएच एंटीजन भी नहीं बना होगा। अब सवाल यहाँ ये है कि ठीक है आरएच एंटीबॉडी नहीं बना होगा, समझ में आ गया। तो फिर मन में सवाल आता है, सर तब तो ये कंसेप्ट एबी एंटीजन में भी लगना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि हम ए ब्लड ग्रुप वाले हैं तो हमारी प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए जब तक हमारे बॉडी में वो ब्लड नहीं आया है बी एंटीबॉडी वाला। ये सर नो, समझ पा रहे? फिर ये भी पूछना चाहिए कि सर हमारे बॉडी बी ब्लड ग्रुप है और तो ए एंटीबॉडी हमारे जो ब्लड प्लाज्मा में नहीं होना चाहिए, फिर हम कैसे कह रहे हैं? समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ पा रहे हो? Yes. इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, इसको छेड़ूंगा तो इम्यूनोलॉजी की वेरी डेप्थ कंसेप्ट में मुझे जाना पड़ेगा, इम्यूनोलॉजी की डेप्थ कंसेप्ट। और इसमें वही चक्कर आएगा, फीटस और मदर के बीच में जो ब्लड का एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसकी वजह से फीटस का एम्ब्रियोलॉजी इम्यूनोलॉजी मुझे पढ़ाना पड़ जाएगा। तो आप इस कंसेप्ट को चाहो तो लिख के रखो, जब आप हायर क्लासेस में जाना तो आपको नहीं समझ में आ रहा तब मेरे से पूछना, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है? टाइम बहुत तगड़ा पास होगा, ठीक है? बस एक हिंट दे रहा हूँ कि आपको सोचना चाहिए कि अगर ऐसा आरएच एंटीजन में हम बोल रहे हैं, आरएच एंटीबॉडी में बोल रहे हैं, तो ऐसा तो फिर एबी एंटीबॉडी में भी कंसेप्ट लगना चाहिए, लेकिन नहीं लग रहा है तो कुछ बात होगा जरूर। चलो ठीक है, बात छेड़ दिया, आप कभी पढ़ना तो आपको ये बात फिर दोबारा याद आएगी, ठीक है? चलो अब मैं बता रहा हूँ आरएच फैक्टर के बारे में वो बातें जो आपकी एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में दे रखा है, ठीक है? एंड दैट इज द आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। क्या होता है इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब? क्या होता है? मैच नहीं करना। चलो इसको मैं पूरा बना के समझाऊंगा, ठीक है? इसको मैं पूरा बना के समझाऊंगा। उससे पहले मैं 2-3 टर्म बता रहा हूँ क्योंकि संजोग से यहाँ पे सभी लोग 11th वाले हैं तो ये अभी रिप्रोडक्शन नहीं पढ़े हैं, तो घबराहट ना हो इसलिए मैं कुछ वर्ड बता रहा हूँ, ठीक है? चलो, क्या होता है ह्यूमन में? अगर मैं बात करूँ प्रेगनेंसी पीरियड 9 मंथ का होता है। ये सब चीज रिप्रोडक्शन में आप भी पढ़ोगे, 9 मंथ का होता है। इस 9 मंथ को हम लोग क्या करते हैं, 3 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर क्योंकि 3-3-3 करेंगे तो हो गया ना, 3-3-6-3-9, ठीक है? 9 मंथ का, ठीक है? अब सुनना, ये जो यहाँ पे 4th मंथ होता है ना, देखो यहाँ 3 मंथ बना तो यहाँ चौथा मंथ शुरू हो रहा है ना, ये 4th मंथ। जब 4th मंथ हो जाता है यानी कि आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तब मदर और फीटस के बॉडी के बीच में एक टेम्पररी कनेक्शन बनता है जिसको बोलते हैं प्लासेंटा, और इसके बारे में आप डिटेल पढ़ोगे। और इस प्लासेंटा में मदर का भी टिश्यू होता है एंड फीटस का भी टिश्यू होता है, दोनों टिश्यू होता है, मदर का भी और फीटस का भी, ठीक है? प्लासेंटा फॉर्मेशन में सब चीज डिटेल में पढ़ाया गया वहां पे, ठीक है? प्लासेंटा क्या होता है, मैं इधर डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है? मान लो कि दिस इज द प्लासेंटा, दिस इज द प्लासेंटा। ये एक ऐसा टिश्यू है जिसके इधर तो बेबी ग्रो कर रहा है
फिटस, फिटस बोलो फिटस। इसके इधर तो फिटस ग्रो कर रहा है, ठीक है, इसके इधर फिटस ग्रो कर रहा है, ये रहा, और इसके इधर ये मदर है, ठीक है, इधर बस मैं मदर लिख दे रहा हूं। फिर आप पढ़ोगे कि प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कोड गुजरता है, दिस इज द अम्बिलिकल कोड, एंड अम्बिलिकल कोड इज द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड fetus, so this is the umbilical cord, this is the umbilical cord। अब इस अम्बिलिकल कोड से आर्टरी और वेन वो सब गुजरता है, सब रिप्रोडक्शन में मैं अच्छे से पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ बताना है प्लेसेंटा के बारे में थोड़ा बहुत, दिस इज द प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा बड़ा ही सेलेक्टिव नेचर का होता है, क्या बोला मैंने, सेलेक्टिव नेचर का होता है। मदर से फीटस को क्या जाना है ये बड़ा ही सेलेक्टिव है, फिर इसके बाद फीटस से मदर को क्या जाना है ये भी सेलेक्टिव है। और ये प्लेसेंटा कब बना है मैंने पहले बोल दिया, द 4th month ऑफ प्रेगनेंसी, 4th month ऑफ प्रेगनेंसी, इससे पहले प्लेसेंटा नहीं बना होता है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं यहाँ पे कंसेप्ट RH इनकम्पैटिबिलिटी का एक केस, एंड दैट इज कॉल्ड एज एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब आमतौर पे बच्चा क्या करता है, इसको रट लेता है एरेथ्रोब्लास्ट, आरबीसी ब्लास्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं है। याद करने के लिए आप इसको रख सकते हो कि आरबीसी ब्लास्ट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी बता रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है, कंसेप्ट क्या है, सुनो कंसेप्ट ये है। अब मान लो ये मदर है, अगर ये फिटस आया है तो भाई ये मदर किसी न किसी के साथ रिप्रोडक्शन की होगी, तो इसका कोई ना कोई हस्बैंड होगा। तो मान लो कि ये मदर जो है RH निगेटिव है, केस बता रहा हूँ किस केस में ये एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस देखने को मिलेगा। ये मदर RH निगेटिव है, ओके, और जो इसका हस्बैंड था वो RH पॉजिटिव था, मतलब कि इस बच्चे का फादर। अब मुझे बताओ, अगर मदर RH निगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है, तो क्या इस बच्चे के RH पॉजिटिव आने की संभावना है या नहीं है? बिल्कुल है ना, जेनेटिक्स में पढ़ा रखा हूं ना। तो दिस इज द RH पॉजिटिव, ये फर्स्ट बेबी है, मतलब फर्स्ट फीटस है, ठीक है, फर्स्ट बेबी जो आगे चल के पैदा होगा बेबी कहलाएगा, ठीक है। तो बताओ ये RH पॉजिटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जेनेटिकली। चलो अब मुझे बताओ, फादर का तो काम हो गया ना, फादर को डब्बे में घेर दो, फादर का तो काम हो गया ना, उनको तो स्पर्म देना था, उसके बाद तो बच्चा पालना है मदर को, ठीक है। तो मदर के बॉडी और फीटस के बॉडी के बीच में क्या है, प्लासेंटा है। अब सुनना ध्यान से, अभी इस मदर के बॉडी के ब्लड में, जो मदर का बॉडी का ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा, क्या इस ब्लड प्लाज्मा में RH एंटीबॉडी है? बोलो। नो सर। नहीं, अभी सॉरी नो सर अभी नहीं है। RH नेगेटिव है तो RH एंटीबॉडी भी नहीं है, RH एंटीजन भी नहीं है और RH एंटीबॉडी भी नहीं है। तो अब इसके बॉडी में RH एंटीबॉडी बोलो नहीं है, नहीं है। नहीं कब है। की बात हो रही है, फर्स्ट प्रेगनेंसी, थर्ड मंथ। नहीं पूरे फर्स्ट प्रेगनेंसी RH एंटीबॉडी नहीं है, अभी पूरे प्रेगनेंसी RH एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। इस बच्चा का बर्थ हो गया, मतलब बच्चा का प्रेगनेंसी पीरियड पूरा हुआ और बर्थ हो गया। अब बताओ मैंने क्या बोला, इसके बीच में ब्लड कनेक्शंस हैं, के बीच में ब्लड कनेक्शंस होता है, मैंने बोला ना आर्टरी और वेन वगैरह सब होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, ये आर्टरी और वेन बड़ा ही सेलेक्टिव होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है, इससे केवल एक ही प्रकार का एंटीबॉडी जा सकता है, अगर आपको याद हो IgG, अरे याद है IgG Yes, एंटीबॉडी फीटस को जाके इम्यूनिटी देता है, याद है। चलो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो IgG एंटीबॉडी है ये तो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, बस सच है। जरा सुना, यहाँ से आप नोट्स में कुछ चीजें टेक्निकली गलत है, मैं उसको सही करवाऊंगा। क्या गलत है, क्योंकि हायर क्लासेस में ये कंसेप्ट थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, उसको मैं सही करवा दूंगा। IgG तो क्या होता है कि एंटीबॉडी प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, चलो जी ठीक है, और जरूरी भी है फिटस को इम्यूनिटी देने के लिए। बट अभी मदर के बॉडी में किसी प्रकार का RH एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन बच्चा का जो बॉडी ब्लड है, ब्लड के RBC के सरफेस पर RH एंटीजन है या उसके ब्लड प्लाज्मा में है? जल्दी बताओ, ये बच्चा जो है इसके सर, अरे भाई RBC के सरफेस पे RH एंटीजन है, भौंट, इस बच्चे के RBC के सरफेस पे RH एंटीजन है, दिस इज RH एंटीजन, यस और नो? अब Yes, सुना sir. जाए, yes, sir.
ये बेबी और इस मदर का ब्लड कभी मिक्स नहीं होगा होल प्रेगनेंसी में 9 महीने तक कभी, इसलिए तो प्लेसेंटा बनाया गया। हाँ, लेकिन प्लेसेंटा से मदर से जो इंपॉर्टेंट चीज बच्चा को जाना जाएगा छन के, और फिटस से जो टॉक्सिक चीज मदर के बॉडी में जाना है ताकि वो अपने ब्लड से निकाल दे जाएगा, क्योंकि बच्चा का भी फिटल सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं का काम कर रहा है। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब क्या कभी ये आरबीसी 9 महीने के पहले मदर का बॉडी में आ पाएगा? नहीं, नो नहीं आ पाएगा नो ना। तो इसलिए पूरे 9 महीने तक मदर कभी भी आरएच एंटीबॉडी बनाएगी एज ए रेस्पॉन्स? नहीं। अरे आरएच एंटीजन ही नहीं आया ना, नहीं बनाएगी। चलो, अब ये सब देखो इम्यूनोलॉजी पढ़ाने से कितना आसान हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है कि बच्चा पैदा हो गया, फर्स्ट बेबी पैदा हो गया, लेकिन सुना ध्यान से, जब फर्स्ट बेबी पैदा होता है तो उस टाइम प्लासेंटा रैप्चर का होता है। क्या होता है? प्लासेंटा रैप्चर होता है, प्लासेंटा का रैप्चरिंग होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द डिलीवरी। क्या होता है? ड्यूरिंग द डिलीवरी प्लासेंटा का रैप्चरिंग। पता, जब प्लासेंटा का रैप्चरिंग हुआ तो क्या उस समय बच्चे का ब्लड और मदर का ब्लड मिक्स हो सकता है? यस और नो? यस सर। यस सर। यस। उस टाइम रैप्चर्ड प्लासेंटा से मदर के बॉडी में आ गया क्या? जल्दी बोलो। आरएच आरएच एंटीजन। एंटीजन किससे? फर्स्ट बेबी से। फिटस तो से। जाते जाते दे गया। बेबी से। अब मुझे बताओ, ये आरएच एंटीजन तो दे गया, कब दे गया? जल्दी बोलो। फर्स्ट डिलीवरी। फर्स्ट डिलीवरी। फर्स्ट डिलीवरी जो बच्चा था, फर्स्ट आरएच एंटीजन वाला केस। ठीक है, आरएच एंटीजन दे गया, बच्चा तो पैदा हो गया, लो बच्चा निकल गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन वो जाते जाते अपने भाई बहन के लिए खतरा छोड़ गया है। अब बता रहा हूँ खतरा कैसे है, तो इसके लिए इसके अगला भाई बहन को लेकर आना पड़ेगा। चलो, तो अब मुझे एक बात बताओ, इसके भाई बहन के लिए खतरा क्या है, पहले उसके बारे में बता दूं। बच्चा तो चला गया, वो मस्त चंगा जिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताओ अगर मदर के बॉडी में आरएच एंटीजन आया है तो क्या अब मदर का बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा? यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा, इस समय क्या ये बच्चा दूध पी रहा होगा? यस और नो? उसको बोलते हैं Yes, sir. पार्चुरेशन। पार्चुरेशन पीरियड कहते हैं, 6 महीने का होता है, बच्चा दूध पीता है। तो मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट पार्चुरेशन पीरियड, फर्स्ट पार्चुरेशन पीरियड, बच्चा दूध पी रहा है 6 महीने तक। अब एक बात बताना, इस 6 महीने में ये जो आरएच एंटीजन आया है, 6 महीने बाद एंटीबॉडी बनेगा, तुरंत एंटीबॉडी बन जाएगा? तुरंत बन जाएगा। तुरंत बन जाएगा। तो मुझे आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी इस आरएच एंटीजन के खिलाफ तुरंत क्या बना? जल्दी बोलो। आरएच एंटीजन। एंटीबॉडी। नो एंटीबॉडी। आरएच एंटीजन के अगेंस्ट क्या बना? आरएच एंटीबॉडी। किसने आरएच बनाया? एंटीबॉडी। अच्छा बताओ, आरएच एंटीजन कहाँ से आया था? अब फर्स्ट बेबी। फर्स्ट बेबी। और ये आरएच एंटीबॉडी कौन बनाया? मदर का ब्लड, मदर का मदर। immune मदर system। का बर्ड। मदर को ब्लड। अब मुझे बताओ, ये आरएच एंटीबॉडी क्या बच्चा का जो भी आरबीसी आया फर्स्ट चाइल्ड का, क्या उसको सभी को किल कर देगा? यस सर। तो क्या ये Yes, पूरा का sir. पूरा, ये पूरा का पूरा आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी जस्ट विद इन 1 वीक ये पूरा रिएक्शन होके ये सब कुछ मामला निपट जाएगा? यस और नो? यस यस सर। सर। लेकिन बताओ, ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी ये जो पूरा मामला निपटाने का काम चला, ये कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स था, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। प्राइमरी। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। अब मुझे बता, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में मेनली कौन सा एंटीबॉडी बनता है? दोनों बनता है, आईजीएम आईजीजी, लेकिन पहले कौन बनता है? आईजीएम, फिर कौन बनता है? आईजीजी। पढ़ा रखा हूं, याद करो इम्यून सिस्टम में। चलो एक बार बता, प्राइमरी इम्यून सिस्टम में एक खास बात क्या है जिसकी वजह से सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आता है? मेमोरी, मेमोरी फॉर्मेशन। क्या मेमोरी बन गया? ये स्लो काम करता है, वो फास्ट करता है। हाँ ठीक है, मेमोरी फॉर्मेशन भी हो गया। चलो, ये सब कब हुआ? आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी। अब एक बार बताओ, ये सब विद इन 1 वीक, अब एंटीबॉडी भी खत्म हो जाएगा ना, आरएच एंटीबॉडी काम आ जाएगा ना सबको मारने में, लेकिन क्या मेमोरी सेल्स बन के रह जाएगा परमानेंट? यस यस सर। सर। चलो हो गया। अब सेकंड बेबी आया, क्या सेकंड बेबी जो आ रहा है उसका भी आरएच पॉजिटिव आने का चांस है या नहीं है? है। यस बिल्कुल है। सर। फिर से आरएच पॉजिटिव आ गया, फादर वही है, आरएच पॉजिटिव आ गया। अब सुनना प्रॉब्लम क्या होगा, जो ये आरएच पॉजिटिव बेबी आया है, तो अच्छा बताओ, ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्चुरेशन पीरियड एंटीबॉडी था क्या? नहीं, लेकिन क्या मेमोरी रिटेन था? नो सर। अरे हाँ, मेमोरी तो रिटेन यस। था ना, मेमोरी तो रिटेन था ना। अब क्या होगा बताओ जल्दी से? सेकेंड प्रेगनेंसी। अब इस सेकेंड प्रेगनेंसी का
अभी चौथा मंथ पूरा भी नहीं हुआ, उसके पहले प्लेसेंटा भी नहीं बना। प्लेसेंटा बनने के बाद तो बहुत कुछ बैरियर हो जाता है। प्लेसेंटा जब तक नहीं बना है, क्या उससे पहले फीटस का ब्लड, जो फीटस है, फीटस ही बोलेंगे, फीटस का ब्लड मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो सकता है या नहीं? यस और हो नो? सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अभी प्लासेंटा वेल डेवलप्ड नहीं है, अभी तो वो बन ही रहा है। अभी जस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये सब रिप्रोडक्शन में आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो जस्ट फीटस के चारों ओर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। और अब सुनना ध्यान से, सुनना, अभी मतलब ब्लड नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्लड नहीं आएगा इधर, सॉरी गलत बोलता है, ब्लड कैसे आएगा भाई, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ब्लड नहीं आएगा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मदर के बॉडी के अंदर जो ये मेमोरी सेल्स है, ये मेमोरी सेल्स के जो मॉलिक्यूलर फॉर्म्स हैं, क्या फीटस को जो न्यूट्रिशन दे रहा है, क्या उसमें मौजूद RH एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और फिर तो ऐसा होगा कि ये जो मेमोरी सेल्स बने हैं, कब? ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी RH एंटीबॉडी एंटीजन आ गया था, RH एंटीबॉडी बना था और मेमोरी सेल बना था। क्या ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी, वो भी कब? बिफोर 4 मंथ, मतलब प्लेसेंटा फॉर्मेशन के पहले, बिफोर 4 मंथ, क्या ये मेमोरी सेल इस फीटस के RH एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके क्या उसके खिलाफ ये एंटीबॉडी बना के उसको भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? एंड दैट विल बी द RH हाँ एंटीबॉडी। भेज Yes, सकता है। sir. RH एंटीबॉडी। और वो RH एंटीबॉडी क्या करेगा बताओ जल्दी से? वो जो बच्चा है उसके RBC को मारने लगेगा, फीटस के RBC को मारने लगेगा। बताओ फीटस के RBC का मरने से क्या हो जाएगा? एनीमिया, फीटल एनीमिया। एनीमिया। फीटस के केस में एनीमिया, और फीटस के केस में एनीमिया होगा, बच्चा जन्म जब लेगा तो मरा हुआ बच्चा होगा, या मरा हुआ नहीं होगा, उसको डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर होंगे, लाइक जॉन्डिस। अगर बच्चा मरा नहीं तो अब पैदा होगा जॉन्डिस, और भी दुनिया भर के डिसऑर्डर होंगे। तो मुझे बताओ, जो तो सेकंड बेबी मरा, इस सेकंड बेबी का मरने का कारण क्या है? फर्स्ट बेबी, एनीमिया। First baby. नहीं मतलब ये पूछ रहा हूँ, काउच, ठीक है, एनीमिया की वजह से मरा। फर्स्ट बेबी। First baby. फर्स्ट बेबी जब हुआ था ना, उसी टाइम उसका एंटीजन आ गया था मदर के ब्लड में, प्लेसेंटा कटने से, प्लेसेंटा के रप्चरिंग से। और मदर का बॉडी एंटीबॉडी तो बनाया, एंटीबॉडी फिर क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन मेमोरी सेल्स रिटर्न हो गई। फिर जब सेकंड प्रेगनेंसी हुआ, प्लेसेंटा के बनने के पहले प्लेसेंटा भी नहीं बना है, तो पूरा पूरा चांस है कि मदर का इम्यून सिस्टम का मेमोरी सेल्स फीटस के RH एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेगा, और उसको रिकॉग्नाइज करके वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के भेज देगा। अगर ये नहीं हुआ तो पता कभी कभी क्या होता है, 4 महीने के बाद प्लेसेंटा बन चुका है, प्लेसेंटा बनने के बाद भी, प्लेसेंटा बनने के, हालांकि प्लेसेंटा से एंटीबॉडी क्रॉस करना RH एंटीबॉडी बहुत ही रेयर है, लेकिन आपको बता दूं मैं एक बात, ये जो RH एंटीबॉडी है ना, ये भी IgG क्लास को ही बिलोंग करता है। अब आप बोलोगे सर IgG क्लास को बिलोंग करता है तो आराम से क्रॉस करेगा, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, IgG का भी अलग अलग क्लास होता है, IG1, IG2, IG3 एंड सो ऑन। ये जो IG के डिफरेंट क्लास हैं, उसमें से एक, मतलब सब क्लास है, उसमें से एक किसी सब क्लास को ये RH एंटीबॉडी बिलोंग करता होगा कि सभी सब क्लास को बिलोंग करता होगा? ऑब्वियस सी बात है ना भाई, किसी एक सब क्लास को ही ना RH एंटीबॉडी बिलोंग करेगा, अगर वो IgG का भी है तो। सुने ध्यान से, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला, इम्यून सिस्टम को हेल्प करने वाला IgG का सब क्लास है, उसमें से RH एंटीबॉडी नहीं है। क्या बोला, सुन रहे हो? उसमें से RH एंटीबॉडी नहीं है। तो एक बार बताओ, क्या RH एंटीबॉडी को प्लेसेंटा चाहेगा क्रॉस करे, भले वो IgG को बिलोंग कर रहा है? नहीं चाहेगा, लेकिन नो सर। नहीं चाहेगा, लेकिन कभी कभी कर भी जाता है, एबनॉर्मली कभी कभी कर भी जाता है। तो फिर से वही बात हो जाएगा, बताओ, अगर अभी कभी 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 क्रॉस कर जाएगा तो वही वही वाली बात है ना, कि RH एंटीबॉडी बना है और उसको मतलब रिकॉग्नाइज पहले कर चुका है, प्लेसेंटा बनने के बाद भी क्रॉस कर रहा है, तो फीटस को पूरी तरीके से किल करने की तैयारी कर रहा है। कुल मिला के एक बात बताओ, यहाँ मामला क्या हो गया? मामला ये हो गया कि ये जो फीटस है, ये जो फीटस है, इसका RH पॉजिटिव और जो मदर है उसका RH नेगेटिव ब्लड मैच नहीं था, इनकम्पैटिबल था, और इसकी वजह से मदर के बॉडी ने RH एंटीबॉडी बना के अपने ही फीटस को किल कर दिया। दिस इज द RH इनकम्पैटिबिलिटी। इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस नहीं बोलेंगे अभी। दिस इज द RH इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन। और बच्चे का RBC क्या हो गया?
किल हो गया, बच्चा को एनीमिया हो गया। ठीक है, एक बार बताऊं कि जितना बात मैंने बोला ना, 4 महीने के पहले एंटीबॉडी का क्रॉस करना या कभी कभी प्लासेंटा को भी क्रॉस कर जाना, बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर है। और ये कितना रेयर है पता है आपको? इतना रेयर है कि अगर मैं 100 प्रेगनेंसी देखूं इस केस को, ऐसे ऐसे मैं 100 केस का स्टडी करूं, तो 100 केस में मुझे 5% देखने को मिलेगा, मतलब 100 में से 5% ये केस देखने को मिलेगा। कितना रेयर है, बहुत रेयर है, इतना आसान नहीं है, रेयर है। 5% केसेस देखने को मिलता है। फिर आप बोलोगे क्यों? क्योंकि एक बार बताओ, वो 4 महीने में क्या फिटस का तुरंत सर्कुलेशन तैयार हो गया होगा? अरे हार्ट ही बनता है 3 महीने में लगभग, नहीं 3 नो महीने नहीं, सर। हार्ट तो लगभग उससे पहले ही बन जाता है, लेकिन ब्लड सेल्स बने तब ना, आरबीसी बने तब ना, तब ना उसको रिकॉग्नाइज करेगा, आरएच एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा इसका मेमोरी सेल्स, तब ना एंटीबॉडी बनाएगा। तो इतना होने में तो तब तक प्लासेंटा बन जाएगा। हाँ ठीक है, फिर भी एक चांसेस है, फिर प्लासेंटा को क्रॉस करना ये बहुत ही रेयर है। तो ठीक है, मैं टोटल रेयर केसेस को अगर काउंट कर लूं तो टोटल ओवरऑल 5% केसेस है। लेकिन आज की डेट में साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, रिसर्च फील्ड इतना आगे बढ़ चुका है, इस 5% केस को भी हम लोग क्या कर चुके हैं, अवॉइड कर देते हैं। कैसे? एक बार बताओ, अगर फर्स्ट केस में अगर मान लो हमें हस्बैंड और वाइफ दोनों का ब्लड ग्रुप पता है, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव, तो क्या ये संभावना है कि बच्चा उसका आरएच पॉजिटिव आएगा? यस और नो? क्या संभावना? बिल्कुल संभावना है। तो उस यस केस में सर। क्या हम जस्ट आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी, हमें पता है कि जस्ट आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, और मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर आरएच एंटीबॉडी बनाएगा, और आरएच एंटीबॉडी बना के वो मेमोरी मतलब उसी समय मेमोरी सेल्स बनेगा। लेकिन अगर हम चाहें कि जस्ट आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी इस आरएच एंटीबॉडी जो बना है इसको डिस्ट्रॉय कर दें, मतलब वो काम में आ जाए और उसके बाद क्या करें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें, या इस आरएच एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दें किसी इंजेक्शन से, क्या किया जा सकता है? एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम है रोगम, रोगम या एंटी डी। एंटी डी, डी किसको बोलते हैं? आरएच एंटीजन को ही बोलते हैं एंटी डी एंटीजन, याद है? ए बी और सी ओ को कहते हैं, और डी आर एच को कहते हैं। ठीक है, तो एंटी डी हम लोग केमिकल दे देते हैं, तो इससे क्या होता है कि इस इंजेक्शन देने से ये आर एच एंटीजन इस इंजेक्शन से ही मर जाता है। तो बताओ, क्या मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा? क्या ये आर एच एंटीबॉडी बनने का समय मिलेगा मदर को? नहीं। नो सर। क्या ये मेमोरी सेल्स बनने का समय मिलेगा? नहीं। नो अगर ये समय नहीं मिलेगा और उस इंजेक्शन से हम आर एच एंटीजन को मार देंगे, तो क्या मदर आर एच एंटीबॉडी बनाएगी या मदर मेमोरी सेल बनाएगी? नहीं। तो क्या सेकंड बेबी जो आएगा क्या उसको मरने का चांस है? नहीं। ये 5% चांस को भी नहीं। मिनिमाइज कर लेते हैं। तो अगर किसी अच्छे हॉस्पिटल में आपका डिलीवरी हो रहा है या प्रेगनेंसी का केयरिंग हो रहा है, तो वो हॉस्पिटल वाले सारा रिकॉर्ड आपका तैयार करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों का। अब बहुत ज्यादा अच्छा हॉस्पिटल है, आपके पास बहुत पैसा है, तो इवन पिछले 2-3 जनरेशन का भी रिकॉर्ड वो लोग बनाते हैं कि कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर बच्चा को ना हो। ठीक है, तो ये आरएच इनकम्पैटिबिलिटी है, मैंने अभी तक जो भी बात किया है। ओवरऑल कहानी ये है कि अगर बच्चा आरएच पॉजिटिव और मदर आरएच नेगेटिव हो तो फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हो जाता है, और सेकंड डिलीवरी में चांसेस है कि बेबी किल आए या फिर किल्ड आए, या फिर बच्चा को जॉन्डिस वगैरह जैसे डिसऑर्डर हो। लेकिन अब सवाल ये है कि इस पूरी कहानी को हम इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्यों बोलते हैं? फेटालिस तो ठीक है, फीटस कंडीशन में हो रहा है, लेकिन इरेथ्रोब्लास्टोसिस क्यों कहते हैं? तो आप ऐसा सोचते होंगे कि हाँ आरबीसी किल हो रहा है तो आरबीसी ब्लास्ट कर जाता होगा। अरे भाई, ब्लास्ट होता है क्या? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो पढ़े हो ना, ब्लास्ट ब्लास्ट नहीं होता है यहाँ कुछ भी। फिर इसको इरेथ्रोब्लास्टोसिस क्यों कहते हैं? एक बात सुनना, जब बच्चे का आरबीसी को किल किया जा रहा था बाय इम्यून सिस्टम, इधर से एंटीबॉडी आके, तो बता क्या बच्चे का सर्कुलेशन इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा था कि बॉडी में आरबीसी का कमी हो रहा है? यस और नो? यस सर। तो क्या बच्चे के बोन मेरो नहीं, तभी तो यॉर्कसेक चल रहा है, और लीवर स्प्लीन कॉम्प्लेक्स, क्या वो हिमेटोपोटिक ऑर्गेन जो है, क्या वो इस बात को सेंस कर चुकी होगी कि ज्यादा आरबीसी बनाने की जरूरत है क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन चल रहा है फास्ट? यस और नो? यस सर। तो क्या वो मालाइड सीरीज से बनने वाले, याद करो, मालाइड सीरीज से बनने वाले प्रोएक्टोब्लास्ट का जो मैचुरेशन है या डिफरेंशिएशन है वो बढ़ा दी होगी उसकी रेट? यस। बढ़ा दी होगी। तो क्या उससे जो प्रेथ्रोब्लास्ट से जो इरेथ्रोब्लास्ट आता है, उससे रेटिकुलोसाइट आता है, ये सारे के सारे मैच्योरिंग आरबीसी है, नॉट मैच्योर्ड, मैच्योरिंग आरबीसी है, या फिर इसको इमेच्योर भी बोल सकते हैं, मैच्योर्ड तो नहीं है।
तो क्या इसका नंबर ब्लड में बढ़ गया होगा? हाँ क्योंकि Yes, sir. क्योंकि जो मैच्योर्ड आरबीसी है उसको एरिथ्रोब्लास्ट नहीं बोलते हैं, उसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट के नंबर घट जाने की वजह से हेमेटोपोटिक ऑर्गन फीडबैक मैकेनिज्म से प्रोरेथ्रोब्लास्ट एरिथ्रोब्लास्ट का नंबर बढ़ा लेती है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज। तो फिर आप बोलोगे सर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलने की क्या जरूरत है? क्या ये एडल्ट में भी होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस? यस, एडल्ट में भी होता है। एक बार बताओ, कल को आपको एनीमिया होगा, क्या आपका बॉडी बिल्कुल हाथ पे हाथ करके बढ़ जाएगा? No, sir. अब एक हद तक तो वो लिमिट नो सर। करेगा ना कि मालाइड से डिस्टर्ब बनने वाले एरिथ्रोब्लास्ट का प्रोएरिथ्रोब्लास्ट और एरिथ्रोब्लास्ट का नंबर बढ़ाएं, और अब इसका नंबर एक हद तक लिमिट तो करेगा ना, वो चाहेगा ना ये बात, तो ये बात चाहेगा। ठीक है, तो इस कदर हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस केवल फिटस में नहीं होता, एडल्ट में होता है। तो ये फिटस वाला केस है, इसलिए इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब बताओ, क्या ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का एक केस है? क्या आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का सेम दूसरा केस हो सकता है? अगर डोनर हो आरएच पॉजिटिव, ब्लड डोनर आरएच पॉजिटिव और ब्लड रेसिपिएंट हो आरएच नेगेटिव, तो क्या ये सेम केस वहां क्रिएट हो सकता है? प्लेसेंटा और सेंटा का चक्कर नहीं आएगा? क्या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो जाएगा अगर डोनर हो आरएच पॉजिटिव और रेसिपिएंट हो आरएच नेगेटिव? बोलो, बिल्कुल हो जाएगा। तो दैट विल आल्सो बी आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें जो भी आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, बाकी थ्योरी यहाँ है। ठीक है, इस थ्योरी को मैं अभी अगले मीटिंग में एक बार अपने से रीड करके एक एक लाइन को सही करवा दूंगा। अगला मीटिंग में अभी 4-5 मिनट के लिए क्रिएट करूंगा। ठीक है, इस मीटिंग में टाइम 2 ही मिनट है, बीच में ही खत्म हो जाएगा। रीड हो जाएगा क्या? हो जाएगा रीड यार, पढ़ लो। चाहिए अगला मीटिंग एनसीईआरटी में आरएच इनकम्पैटिबिलिटी ढूंढ के पढ़ लेना। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ इसमें कहाँ क्या गलत है। अरे आ जाओ अगले मीटिंग में। ठीक है, ये मीटिंग बीच में ही खत्म हो जाएगा, मैं नोट्स में ही सही कर देता हूँ। एक बार रीड करके नोट्स में सही कर देता हूँ, अगले मीटिंग में दिखा दूंगा। आ जाओ।